नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड सेट प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं दोस्तों। आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सब आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान दे रखा, पूछ रहा है कि व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। क्या है? व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देती है दुविधा, सुविधा या विविधा या अविधा। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दुविधा जो होती है व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम में दोस्तों पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि कारक जो होते हैं, कारक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कारकों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। कारक हिंदी में 8 होते हैं दोस्तों। कभी कभी पूछ जाता है संस्कृत में भी एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कारकों की संख्या बताइए, तो जो संस्कृत होता है संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? अच्छा होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों अलगाव का बोध हो, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो जहाँ पे हो, अलगाव की बात हो जाए, वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। जहाँ पे कर्ता, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको बता दें करण कारक का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लड़के ने चाकू से फल काटा, चाकू से फल काटा या चाकू से किसी को मारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। और जहाँ पे अलगाव का बोध हो वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। संप्रदान कारक क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे किसी को कोई वस्तु दान दी जाए और उससे वापस न ली जाए। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का क्या अर्थ है? ऊंट की चोटी निहुरे निहुरे का क्या अर्थ है? जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु दूसरे को देना। तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है कि बड़े काम को छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथ है, सारंग है, गज है या अद्वितीय है? तो हाथ का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है? हाथ है। ठीक है, और सारंग किसका पर्यायवाची है? सारंग जो है हिरण का पर्यायवाची है। किसका? हिरण का पर्यायवाची सारंग है। और गज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गज है। और अद्वितीय किसका है? अलौकिक। ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन से हैं? दंत वर्ण इसमें बताना है दोस्तों आपको, दंत वर्ण कौन से? जैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपके वर्णमाला से पूछा गया। कहाँ से है? वर्णमाला से प्रश्न है। वर्णमाला कभी कभी पूछ लेता है कि आपके एग्जाम में वर्णमाला क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्णों के व्यवस्थित रूप या समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला में दोस्तों क वर्ण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसे क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। और ख वर्ण या च वर्ण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं दोस्तों च वर्ण के, उसे क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य कहा जाता है। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि दंत वर्ण, तो दंत वर्ण में दोस्तों त थ द ध जो वर्ण आता है आपका त वर्ण के अंतर्गत जो भी आते हैं वो क्या कहते हैं? दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है च छ ज झ झ, एक इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और च छ ज झ यहाँ ट ठ ड ढ वर्ण कंठ तालव्य मूर्धन्य होते हैं दोस्तों। और त वर्ण जो होता है वो किसमें आता है? दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। और उ जो होता है क्या होता है? ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दंत वर्ण कौन सा है? तो त वर्ग जो है दोस्तों क्या है आपका? दंत वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है?
व्यंजन संधि। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। संधि जहाँ पे दो वर्ड मिलकर आपस में एक हो जाएं और एक नए शब्द का निर्माण हो दोस्तों, या ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, संधि होती है। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, जब स्वर और स्वर के मेल हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, स्वर संधि होती है। और दूसरा व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के बाद कोई अन्य व्यंजन आए या कोई स्वर वर्ण आए तो उनके मेल से जो नया वर्ड बनता है वो क्या होता है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है। या विसर्ग संधि, जब किसी वर्ण का विखंडन करते हैं तो उसके बीच में आपको विसर्ग का चिन्ह, इस टाइप से दोस्तों अगर आपको चिन्ह कहीं पे मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। देखिए जैसे यहाँ पे निर्धन दिया है, निर्धन किसका एग्जाम्पल दोस्तों, ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। और सज्जन यहाँ पे लिखा गया, सज्जन किसका है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। और पावक और नायक जो लिखा गया है, क्या दोस्तों, आपके पावक और नायक जो है स्वर संधि के एग्जाम्पल है। यहाँ पे दोस्तों सज्जन है, सज्जन जो वर्ड है क्या है आपका, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सत प्लस जन जो होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सत प्लस जन आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे त के बाद एक व्यंजन वर्ड के बाद एक व्यंजन वर्ड आ रहा है, दोनों के मेल से क्या बन जाए है, सज्जन बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गूढ़ संधि है या यड़ संधि है। दोस्तों ये सभी क्या है, आपके स्वर संधि के टाइप है, स्वर संधि के सब प्रकार हैं। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गूढ़ संधि, यड़ संधि, सभी क्या है आपके स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, स्वर संधि के सभी क्या है, प्रकार हैं। तो इसे पूछ रहा है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थी में दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन से। लोक मंगल की भावना रखने वाले या सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से इसमें से, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मुक्तिबोध। तो लोक मंगल की भावना रखने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है दोस्तों, मुक्तिबोध हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। संरचना के आधार पे जो वाक्य होते हैं दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ये वाक्य का वर्गीकरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा। अवर का विलोम अर्थात उल्टा क्या होगा, प्रवर होगा, ज्ञान होगा, निराशा हो गया, उन्मूलन होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अवर का विलोम क्या होता, प्रवर का विलोम क्या होगा, अवर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि अवर शब्द का विलोम क्या होगा, प्रवर होगा। और ज्ञान का विलोम दोस्तों क्या होगा, अज्ञान होगा, अर्थात उल्टा। ठीक है, अज्ञान। निराशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आशा होगा। और उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपड़ होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बाल विकास के या कह सकते हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपके 90 नंबर की दोस्तों तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें सीडीपी के भी कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 नंबर के दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि बच्चे का मानसिक विकास है या मानसिक है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, सेकंड क्या है, कुसमायोजन, अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है या प्रॉब्लम है दोस्तों तो उस प्रकार का उसका क्या करना, निराकरण भी करना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि
फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। एक अति सक्रिय बालक है, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, उस बालक को सही दिशा में लाने के लिए क्या करेंगे। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसके कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। मुझे श्यामपट्ट आदि साफ करने, देखिए दोस्तों उससे उससे लिखा गया, उससे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अति सक्रिय बालक है, आप उसे सही दिशा में लाने के लिए दोस्तों उसको श्यामपट्ट वगैरह आदि साफ करने के काम में उसको लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए या उनकी अपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रारंभिक कक्ष में जो भी बालक या बालिका अपने साथ जो भी अनुभव लेके आते हैं उन बच्चों को उसी अनुभव के साथ स्वीकार करना चाहिए या शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, जब न कि उनको अस्वीकार करना चाहिए या उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब गलत है दोस्तों। बल्कि क्या कर उन्हें शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि शिक्षक कक्षा 1 के छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, मतलब उसमें कोई न कोई दिक्कत है। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए। जहाँ दोस्तों बच्चों को दंड देने की बात आए या जोर जबरदस्ती करने की बात आए, ठीक है, या उनको प्रमुखता न देने की बात है, वो आपका ऑप्शन गलत होता है, उसको तुरंत काट दीजिए। अब बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए दोस्तों, जबकि बाल विकास यही कहता है कि बाल शिक्षा को बाल को महत्व देना है, बालक को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे को परामर्श देना है, तत्काल घर वापस भेज देना है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में के संदर्भ में पियाजे की कौन सी संरचना है। ठीक है, अनुबंधन है, प्रबलन है, स्कीमा है या अवलोकन है, अधिगम। तो दोस्तों जहाँ पे पियाजे की बात आ गई, अगर वहाँ पे आपको स्कीमा दिख जाए, स्कीमा शब्द की चर्चा हो जाए तो वही पियाजे के लिए राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक बच्चे के मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि 75 है। ठीक है, उसकी मानसिक आय बताना है दोस्तों। जबकि बुद्धि लब्धि का फार्मूला दोस्तों आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लेते हैं कि बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है दोस्तों, मानसिक आय बटे क्या होता है, वास्तविक आय होती है। ठीक है, क्या होती है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है बालक की आय दे रखा है, उसकी बुद्धि लब्धि दे रखा है। ठीक है, मानसिक आय आपसे पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि कितना दिया है, 75 दिया है, और मानसिक आय जो है वो आपको काउंट करना है, उसको हम यक्स मान लेते हैं। और वास्तविक आय क्या दे रखी है, 12 वर्ष दे रखी है, और यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 75 गुणे 12 कर दीजिए और डिवाइड बाय 100, तो आपका यक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 तिया क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25 चौका क्या होगा, 100 होगा। अब 4 से यहाँ भाग देंगे, 4 तिया 12 होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिल गया, 9 हो गया। तो दोस्तों उसकी मानसिक आय कितनी होगी, 9 वर्ष होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है। पियाजे के अनुसार दोस्तों संक्रियात्मक अवस्था 4 अवस्थाएं दी गई हैं। पहली है आपकी संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है आपका मूर्त है, और फोर्थ क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका समय क्या माना गया है, तो 11 से लेके 15 वर्ष माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि नवजात शिशु का भार होता है 1.6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बालक के विवेचनात्मक तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पियाजे के द्वारा किस विकास के सिद्धांत को दिया गया है, तो पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया गया है और उनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी दी गई है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था का काल दिया गया है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक 3 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, और मूर्त जो है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, और औपचारिक जो है 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। अगर दोस्तों यहाँ पे मूल तर्क की बात हो जाती है, तार्किक चिंतन या तर्क करने की बात, तो क्या हो जाता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था होती। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है बालक की विवेचना तार्किक नहीं है। कैसी नहीं है? तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या है? पूर्ण संक्रियात्मक काल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। यहीं पे बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं उसे सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसके हैं? ईवीएस के हैं। ठीक है, ईवीएस भी आपके यूपी टेट या सी टेट एग्जाम में 30 नंबर के प्रश्न इससे भी बनते हैं दोस्तों, 30 नंबर के। ठीक है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? फान में, डेसी में, या डेसीमल में, या डेसीबल में। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? डेसीमल का यूज किया जाता है। ठीक है, और ओजोन परत को मापने के लिए डाप्सन इकाई का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यक्ष किरण रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कौन सा होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में सम्मिलित है। मानचित्र पढ़ाने का उद्देश्य क्या है या आवश्यक कौशल कौन सा है? उत्कृष्ट ड्राइंग एवं पेंटिंग कौशल का विकास करना, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, या ऑप्शन थर्ड है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संरचना, या स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता का विकास करना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? मानचित्र पढ़ने से बच्चों में स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान हो जाता है। वो आसानी से समझ पाते हैं कि पूरब दिशा किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, और किस राज्य के सापेक्ष कौन सा राज्य स्थित है। ये सारी चीज़ें मानचित्र पढ़ने से उसको समझ में आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि कैलाश श्रृंखला किस नाम से जाने जाते हैं? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, या मिल्क मैन ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो कैलाश श्रृंखला जो है किस नाम से जाते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कभी पूछ लेता है कि ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल पे पाई जाती है। किस पे पाई जाती है? समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल किस पे पाई जाती है? समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है, और इसका काम होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य प्रकाश द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा या वृक्षों के द्वारा। वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा, क्योंकि वृक्ष में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वो क्या कहते हैं, वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में क्या मुक्त करते हैं, और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पर्यावरण वायु प्रदूषण को कम करता है या घटाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एनीमिया होने का मुख्य कारण क्या है? खून में लोहे की कमी होना, शरीर में विटामिन सी की कमी होना, यकृत में पित्त की कमी होना, शरीर में आयोडीन की कमी होना। तो एनीमिया होने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? खून में लौह की कमी जब हो जाती है तो उससे क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो और खून जो होता है दोस्तों उसका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर कभी पूछ लेता है कि खून की खोज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लैंड स्टीनर ने खून की खोज की थी। और खून का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग या गलडमान रोग होता है। ठीक है दोस्तों, गलडमान रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो भारत में कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापने से संबंधित है? तो कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? भूमंडलीय जो तापमान वृद्धि हो जाती है या तापमान का बढ़ जाना किसके कारण से होता है? हिम नदियों में वृद्धि के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी के कारण, या वनों में वृद्धि के कारण। दोस्तों आपको बता दें कि अगर वनों में वृद्धि हो रही है या पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है, इसलिए सभी को क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, और इस जो क्वेश्चन है इसका राइट जवाब क्या है कि भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना ही क्या होता है? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना भी कहा जाता है। और ये घटना किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, और ये घटना जब घटित होती है, भूमंडलीय तापमान जब बढ़ता है दोस्तों, तो उस समय जो क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो सबसे नज़दीक होता है, इस कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी वही होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? हवा में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? 21%, 44%, 23% या 40%? तो वायु में ऑक्सीजन जो है कितने परसेंट पाया जाता है दोस्तों? 21% पाया जाता है। ठीक है, और वायु प्रदूषण का जो सबसे बड़ा मापक क्या होता है दोस्तों? लाइकेन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? जब अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मेन कारण क्या होता है दोस्तों? जब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा घुलित हो जाती है, घुल जाता है, तो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों का जो क्षरण होता है वो क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है, स्टोन लिप्रोसी कहलाता है, या डाई डिपाजिशन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है दोस्तों? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। इसी के कारण दोस्तों जो ताजमहल है उसका कलर कैसा हो गया? ताजमहल का पीले होने का कारण ही क्या दोस्तों? अम्लीय वर्षा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो या क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा।